छोड़ चोला बंदे ये तेरे न काम का, दाग लग गया है इसमें दास्ता का। जग करे तेरी हांसी बनी पराई दासी, तुझसा कौन पापी माधो आज धरा धाम का। ये पंक्तियां। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पाठक आपके पास फिर एक बार हाजिर हूं। ये पंक्तियां हैं उस महान व्यक्ति की जो इलाहाबाद, आज के प्रयागराज में रहते थे। माधव शुक्ला वह व्यक्ति थे जिन्होंने नाटक की आधारशिला रखी और उन्हें हम कवि, निर्देशक, अभिनेता, वक्ता, चित्रकार, गायक, हिंदी के प्रखर विद्वान, क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दावे के साथ कह सकते हैं। अगर इलाहाबाद में किसी ने पहली बार नाटक की आधारशिला रखी तो शुद्ध रूप से वह थे माधव शुक्ला जी। इन्होंने पिक्चरों में भी काम किया। इन्होंने क्रांतिकारियों को अपने यहां प्रश्रय भी दिया। क्रांतिकारियों के रहनुमा थे और प्रयाग के गौरव थे। इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है और वक्त की गर्दिश में सिर्फ दस्तावेजों में दफन होकर रह गए। आज उन्हीं माधव शुक्ला की महान ओजस्वी कवि, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के अग्रणी व्यक्तियों में से एक साहित्यकार की कहानी आपको सुनाता हूं। आशा है पसंद आएगी। 10 जुलाई को इलाहाबाद के चौक के पास कूचा श्यामदास मोहल्ले में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपनी पहली शिक्षा हरदेव गुरु की पाठशाला, धर्मज्ञान पाठशाला, जिसमें महामना मदन मोहन मालवीय जी भी पढ़े थे, राजेश पुरुषोत्तम दास टंडन, कृष्णकांत मालवीय, जितने भी उस क्षेत्र के अगुआ लोग थे पहले धर्मज्ञान पाठशाला में पढ़ते थे। आज अगर आप जाएं तो चौक लोकनाथ से सीधे गली जो खेमामाई की तरफ जाती है, जब आप आगे बढ़ेंगे तो लगभग हरी नमकीन और खेमामाई दोनों के बीच में एक गली आती है जो बाएं की ओर जाती है सीधे गौरी पाठशाला। बस उसी के नुक्कड़ पे ये हरदेव गुरु की धर्मज्ञान पाठशाला थी। माधव शुक्ला इलाहाबाद के वो हस्ताक्षर थे जिनका डंका पूरे भारत में बजता था। इन्होंने महाभारत लिखी और महाभारत जो लिखी उसके डायलॉग्स में क्रांति का संदेश था। कैसे, आपको आगे सुनाएंगे। इन्होंने फिल्मों में भी काम किया। ये जेल भी गए। इनकी पत्नी कृष्णा और पुत्री सावित्री भी जेल गई। पूरा खानदान जेल गया, लेकिन क्रांति की अगुवाई से ये नहीं हटे। यहां से लेकर कलकत्ता तक इनका डंका बजता था। जापान का एक सम्मेलन जापानियों का हुआ तो वहां पर आपको मंगल गान के लिए बुलाया गया। ओजस्वी वक्ता थे और सच पूछे तो इन्होंने जो साहित्य के माध्यम से क्रांति थी उसका डंका बजाया। कैसे बजाया ये मैंने आपको सुनाया। छोड़ चोला बंदे ये तेरे न काम का, दाग लग गया है इसमें दास्ता का।
जग करे तेरी हांसी, बनी पराई दासी, तुझसा कौन पापी माधो, आज धरा धाम का। ये पंक्तियां लिखकर माधव शुक्ला अमर हो गए। इलाहाबाद में नाटक के जनक माधव शुक्ला के पिता इसी कूचा श्यामदास में वैद्य का काम करते थे और साहित्य की बहुत ही मजबूत पकड़ थी। अंग्रेजों में इनकी लेखनी की दहशत थी। सबसे पहले इन्होंने प्रयाग प्रदीप में लिखना शुरू किया। बालकृष्ण भट्ट जी प्रयाग प्रदीप के संपादक थे। उन्होंने सबसे पहले अपना ये शिष्य बनाया माधव शुक्ला का, और वो बहुत मानते थे। इनको मनैया करके बुलाते थे, और जो इनके साथी अन्य मित्रगण थे, क्योंकि बड़े गुरु तो बालकृष्ण भट्ट थे, छोटे गुरु जो थे वो माधव शुक्ला जी थे। हिंदी प्रदीप, मर्यादा, अभ्युदय, कर्मयोगी, भविष्य, प्रताप, इसमें आग उगलने वाले लेख और इनके गीत छपते थे। कर्मयोगी जब लेख लिखते थे तो अंग्रेज दहशत में रहते थे कि ऐसा ना हो कि कोई और बड़ा बवाला हो जाए। प्रोत्साहित करने वाले, आक्रोशित करने वाले 1898 में सबसे पहले इलाहाबाद में इन्होंने रामलीला कमेटी का गठन किया, क्योंकि इनका उद्देश्य तो कहीं और था। ये चाहते थे कि अपने नाटकों के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से लोगों में दास्ता के प्रति आक्रोश उत्पन्न करके क्रांति की मशाल जलाई जाए। जन जागरण का बीड़ा उठाया था इन्होंने, और मजे की बात है कि 1908 में ज्ञात सबसे पहला नाट्य समिति इन्होंने यहीं पे गठित की। हिंदी नाट्य समिति उसका नाम रखा। बाद में इसकी शाखाएं कलकत्ता, लखनऊ, जौनपुर, बनारस सब जगह खोली गई। इन्होंने महाराणा प्रताप और महाभारत जैसे नाटक लिखे। एक तरफ भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटकों के जरिए हिंदी को प्रबलता प्रदान कर रहे थे, सबलता प्रदान कर रहे थे। एक नया दौर चल रहा था। दूसरी तरफ माधव शुक्ल जैसे लोग थे जिन्होंने अपनी लेखनी से आग लगा रखी थी। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ये बहुत ही खतरनाक व्यक्ति थे। इनके ऊपर हर समय पहरा रहता था। खुफिया विभाग के निशाने पे रहते थे जहां ये जाते थे। इनका घर तो धर्मशाला था। ये बात कौन कहता था? ये बात साहित्यकार कहते थे। बालकृष्ण भट्ट के एक पुत्र थे लक्ष्मीकांत जी, जो सदैव ये कहते थे कि छोटे गुरु का घर तो धर्मशाला है। और धर्मशाला क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो भी भारत के क्रांतिकारी थे वो आते थे और छिपते थे। आजाद जैसे लोग भी यहीं शरण पाते थे। साहब ने अपने पिता की जानकारी यानी बाबा की जानकारी का उल्लेख करते हुए कभी मुझे बताया था कि एक बार जानकारी मिली कि छापा पड़ने वाला है, क्योंकि उनके बाबा खुद खुफिया विभाग में सिपाही थे और कुछ दस्तावेज यहाँ पर रखे गए थे। ये वो चीज़ें हैं ओरल हिस्ट्री की जो आपको सामान्यतः
जानकारी में नहीं मिलेगी। उन जज साहब ने बताया कि उनके फौरन भागते हुए गए, क्योंकि उनकी ही ड्यूटी वहां पे लगी थी, और माधव शुक्ला जी को यह बताया कि छापा पड़ने वाला है। फिर क्या था, आनन फानन में वहां से सारे दस्तावेज हटा दिए गए, कुछ दस्तावेज रह गए, लेकिन तब तक छापा पड़ चुका था। खैर किसी तरीके वो बच गए। माधव शुक्ला क्रांतिकारियों के संपर्क की बहुत ही मजबूत कड़ी थी, बहुत ही विशालकाय पर्सनालिटी थी। ये भीष्म का रोल करते थे महाभारत में। और जानते हैं इनके साथ निभाता कौन था? इनका साथ निभाते थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। महामानव थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। उनको भारत रत्न भी मिला, लेकिन कम लोग जानते हैं। यह तो गूगल पे जब जाते हैं तब इस बात को समझते हैं। इलाहाबाद में क्रांति की मशाल जो थी वो अहियापुर, कूचा श्यामदास, कूचा राय गंगा प्रसाद, कल्याणी देवी, मालवीय नगर, लोकनाथ, जीरो रोड, मोहसिनगंज, शाहगंज, इसी के आसपास सब केंद्रित थी, क्योंकि यही शहर था। 1857 के बाद अंग्रेजों ने 1857 में अंग्रेजों ने इलाहाबाद को उजाड़ दिया, और अपना शहर तो उन्होंने रेलवे लाइन के उस पार बसा लिया, लेकिन जो पुराना शहर था जहां वास्तव में इलाहाबादी स्पंदन होता था वो यही क्षेत्र था। लोकनाथ से 2 किलोमीटर की रेडियस में जो भी मोहल्ले थे, साहित्य और प्रतिभा पलती बढ़ती थी। अधिकतर साहित्यकार भी इसी क्षेत्र में हुए, बाद में वो रेलवे के इस पार आए। मैं बता रहा था कि राजेश पुरुषोत्तम दास टंडन का पसंदीदा रोल था भामाशाह। माधव शुक्ला जी ने महाराणा प्रताप और महाभारत 2 ऐसे नाटक लिखे जिनकी मांग सबसे ज्यादा थी, और महाभारत इनका कितना मांग में था आप इसकी कल्पना ऐसे लगा सकते हैं कि अंग्रेजों ने छापा मारकर उस समय 5000 प्रतियां जब्त कर ली थी। छपा था, बाइंड हुआ था और बंटने के लिए आया था, लेकिन अंग्रेजों ने उसको जब्त कर लिया। 5000 प्रतियां, इतनी लोकप्रियता थी। रंगमंच के लिए ये कलकत्ता तक जाते थे, और बड़े अच्छे अच्छे लोग इनके साथ जुड़े थे। मदन मोहन मालवीय जी, महात्मा गांधी, देशबंधु चित्तरंजन दास जी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, घनश्याम दास बिरला, जमनालाल बजाज, शिव प्रसाद गुप्त, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, बालकृष्ण भट्ट, बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे इनका रोज का उठना बैठना था या बहुत आत्मीय संबंधित थे। एक घटना आपको बताता हूं। ये कितने स्वाभिमानी थे। इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। जैसे मैंने पहले बताया, ये कलकत्ता में कुछ दिन रहे, और आग उगलती लेखनी के कारण इनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। इनकी पत्नी कृष्णा भी और बेटी पार्वती भी इलाहाबाद में गिरफ्तार हो गई थी। इसी बीच गिरफ्तारी के दौरान एक बार इनकी बेटी के पति त्रिलोकीनाथ पाठक की मृत्यु की खबर आती है। इनको एक ऑफर मिलता है कि आप क्षमा मांग लीजिए अपने कृत्यों का,
और आपको पैरोल पर रिहा कर दिया जाएगा। देखिए, आज के नेता जब सत्ता में आते हैं तो सबसे पहला काम उनका ये होता है कि जितने मुकदमे होते हैं सब वापस करते हैं। उसका ट्रायल नहीं कराते कि सच दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए, माफ़ी मांग लेते हैं या तो वापस कर लेते हैं। और ये वो स्वाभिमानी लोग थे। इनके बाद भगत सिंह का उदाहरण मैंने पढ़ा है, जिन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि हमें जेल में रहने दो, लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। और वो जेल में रहे, उनके दामाद का अंतिम संस्कार हुआ और उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन अपनी बेटी को उन्होंने अपने घर में बहुत दिन तक रखा। ऐसा स्वाभिमान था माधव शुक्ला का। जैसा लहीम सहीम पर्सनालिटी और उसी तरह व्यक्तित्व भी। इन्होंने कहा कि हम हरिश्चंद्र और महाराणा प्रताप का नाटक करते हैं, वीरता और सत्यवादी होने का डंका पीटते हैं, और हम बेईमानी करके माफ़ी मांग के पैरोल लेके बाहर आ जाएं, ये संभव नहीं है। ऐसे थे इलाहाबादी माधव शुक्ला जी। बहुत सारी इनकी कहानियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनका एक जो गीत था बहुत ही क्रांतिकारियों में प्रचलित हुआ, जय जय श्री तिलक देव भारत हितकारी, स्वदेशी अरु बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार, हिंद में स्वराज, चारि पंथ के पुजारी। ये बहुत प्रचलित चीज़ें हैं। अब जरा उनकी लेखनी से, उनके व्यंगों से आप समझिए कि माधव शुक्ला अंग्रेजों के समय में अपनी लेखनी से कैसे आग उगलते थे। हम आज थोड़ा सा अगर कोई सरकार के पक्ष में गलत बात है तो कोई हिम्मत नहीं करता, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। लेकिन उस समय जब अंग्रेजों की दास्ता थी, हमारे यही इलाहाबादी महामानव लोग कैसे विरोध करते थे, जरा सुनिएगा, आपको सुनाता हूं। अरु सूर्य होय पश्चिम उदोत, अरु बहय सोई विधि गंग स्रोत, पै भारत समुदय होनहार, टर सकत न अब कोई प्रकार, थक जाए सत्य कर तंत्र मंत्र, भारत होइए निश्चित स्वतंत्र। ये भावना थी। और आगे क्या लिखते हैं, पद दलित धूल ज्यों चढ़े माथ, त्यों हमऊ उठेंगे एक साथ। देखिए यहां ये सामाजिक एकता की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता की बात उन्होंने पहले कही कि पश्चिम में चाहे सूर्य का उदय हो जाए तो भी अब स्वतंत्रता हमसे दूर नहीं जा सकती। और अब वो सामाजिक एकता की बात कर रहे हैं, कैसे समाज को प्रोत्साहित कर रहे हैं एक मंच पे आने का। पद दलित धूल जो चढ़े माथ, पद दलित धूल जो चढ़े माथ, त्यों हमऊ उठेंगे एक साथ। प्रभात फेरी में ये सब पढ़ा जाता था, ये सब नाट्य समिति में गाया जाता था। मतलब जब सवेरा होता था तो प्रभात फेरियां होती थी, तो माधव शुक्ला की ये पंक्तियां वहां पर गुनगुनाई जाती थी। इन्होंने भारत गीतांजलि, स्वराज गायन, भीष्म पराक्रम, भीष्म प्रतिज्ञा, सीता स्वयंवर। सीता स्वयंवर में और महाभारत में अभी मैं आपको एक डायलॉग इनका पढ़ के सुनाऊंगा कि कैसे कैसे उन्होंने आदमी को धिक्कारा, उसके स्वाभिमान को जगाया। आपको सुनाता हूं। तो महाभारत, नारी संकल्प, नारी जागरण, इस तरीके की इन्होंने साहित्यिक रचना की। इनके जो पुत्र थे
वो भी फिल्मों में काम करते थे। उनका नाम था विजय शुक्ल। और मज़े की बात यह है कि 1942 में माधव शुक्ला जी के 3 पुत्र थे। 1942 में विजय शुक्ल जी की मौत हो गई और इसी के कुछ दिनों बाद माधव शुक्ला जी भी उस गम को बर्दाश्त न कर सके और अंततः हमारे बीच से चले गए। देखिए क्या लिखते हैं अपनी मातृभूमि के लिए। मेरी जान न रहे मेरा सर रहे, मेरी जान न रहे मेरा सर रहे, समा न रहे न ये साज रहे, फकत हिंद मेरा आजाद रहे, मेरी माता के सिर ताज रहे। मतलब मेरी जान न रहे, मेरा सिर न रहे, ये समा न रहे, न महफिल रहे, साज रहे, फ़कत हिंद मेरा आज़ाद रहे। मतलब ये जो हिंद है, हिंदुस्तान है, ये आज़ाद रहे और मेरी माता के सिर पर ताज रहे। ऐसी चीज़ें लिखा करते थे। माधव शुक्ल अपने ज़माने के बड़े साहित्यकार हुए और जैसा मैं आपसे कह रहा था कि उन्होंने अपने डायलॉगों में किस तरीके से लोगों के आत्मसम्मान को जगाया, जरा सुनिएगा। धिक वह नृप, धिक मंत्री, धिक वे राजपुरुष, धिक राजपाट, कपट कुमति दुष्कर्मों से जो पूलित समाज। का प्रत्यक्ष रूप से बता रहे हैं, अंग्रेजों का उदाहरण दे रहे हैं। तो इनके डायलॉग, इनकी सारी चीज़ें बिल्कुल उस समय 1910 के आसपास बिल्कुल आग लगा देती थी। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, इनकी शैली बिल्कुल अलग थी। इनके साहित्य पर हर समय निगाह रखी जाती थी। कोशिश ये रहती थी कि इनके यहाँ कौन लोग आ रहे हैं, इसको समझा जाए, उनके बारे में पता लगाया जाए। और ये लोग निश्चित थे, अंग्रेज सरकार, कि इनके यहाँ जो भी आ रहा है, ध्यान रखिएगा, अंग्रेज सरकार बिल्कुल निश्चित थी कि इनके यहाँ जो भी आ रहा है वो निश्चित तौर पे बागी होगा या बागियों से जुड़ा होगा। आज मैंने इलाहाबाद के प्रथम नाटककार, हिंदी नाट्य समिति की स्थापना करने वाले महान इलाहाबादी माधव शुक्ला के बारे में बताया। इनके भतीजे का परिवार जयपुर और एक इनके वंश से लगे लोग प्रयागराज में रहते हैं। आज अब उनके वंश में कौन है ये तो पता नहीं, लेकिन निश्चित तौर पे माधव शुक्ला हमारे पूर्वज थे। आज़ादी दिलाने में इन जैसे लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने आज़ादी की मशाल जलाई और क्रांति का बीज बोया। नेहरू परिवार हो, चाहे काटजू परिवार हो, सप्रू परिवार हो, सभी माधव शुक्ला को बहुत मानते थे। कृष्णकांत मालवीय, राजेश पुरुषोत्तम दास टंडन, महामना मदन मोहन मालवीय, ये सब लोग माधव शुक्ला का बड़ा आदर करते थे। इनके लेख क्रांति मचा देते थे। हम शायद इन्हें भुला बैठे। मैंने आज कुछ जानकारियां इसलिए आपके साथ साझा की और माधव शुक्ला की कहानी आज मैं आप तक इसलिए लेके आया कि आज 16 अप्रैल है, लॉकडाउन हो रखा है और ऐसे में मैं प्रयागराज, इलाहाबाद के गौरव की कहानियाँ आपको सुना रहा हूँ। कृपया घर से ना निकलें। जीतेंगे
भारत जीतेगा। लॉकडाउन में रहिए। नमस्कार।